हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री नॉवल में शुरू करने जा रहे हैं नई सीरीज। वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक। ये 12th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है स्टूडेंट। लेकिन हर एक कंपटीशन में, या ऐसा कहूं कि आज की केमिस्ट्री यानी 12th की केमिस्ट्री के बाद अगर आप हायर क्लासेस में स्टडी करते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है जो आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यानी केमिस्ट्री के अंदर आपको आगे के कंसेप्ट समझाएगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बेसिक चीज से। हम जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं उनकी बेसिक चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है स्टूडेंट कि होता क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इससे पहले हम कुछ चीजें को रिवाइज भी करते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करने हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको एक भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, और इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस हो गया, जैसे आपने पढ़ रखा है, किसके बारे में पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है जैसे NaCl है। उसमें क्या होता है, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और क्या बना देता है स्टूडेंट, एक पॉजिटिव आयन बना देता है Na+। यही Cl है, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बना देगा स्टूडेंट, नेगेटिव आयन, एनायन बना देगा। और जब बात करें कि जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इनके बीच में आयोनिक इंटरेक्शन बन गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया। और आयोनिक इंटरेक्शन बनने के कारण ये जो बॉन्ड बना स्टूडेंट, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना वो था आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ रखा है, समझ में भी आया हुआ है। तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं। जैसे हमने बात करी कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सर, एक एक हाइड्रोजन के पास होता है और कार्बन के पास वैलेंस सेल में संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन करता क्या है, एक हाइड्रोजन के साथ इस इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, शेयरिंग करता है स्टूडेंट। यानी ये कार्बन का भी इसके ऊपर अधिकार है और हाइड्रोजन का भी इसके ऊपर क्या है, अधिकार है। दोनों का इक्वल क्या है इसके ऊपर, अधिकार है स्टूडेंट। अब बात करें तो ये क्या हुआ, कार्बन के पास अब बात करें तो वैलेंस सेल के अंदर स्टूडेंट 4 तो पहले थे, अब ये इसके ऊपर अधिकार और होने के कारण कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए। इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो हाइड्रोजन ने इन इलेक्ट्रॉन की, कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम यानी इनर्ट गैस जैसा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन के साथ, कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके क्या करते हैं, इसी को हमने, ये जो बॉन्ड बना स्टूडेंट, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण, यहां ध्यान देना एक बात की, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हुई है वो इक्वल हुई है। एक इलेक्ट्रॉन किसका स्टूडेंट, हाइड्रोजन का, एक है किसका, कार्बन का। इसको अपने बोलते हैं स्टूडेंट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक यौगिक। ठीक है सर, सहसंयोजक बंध स्टूडेंट। सहसंयोजक बंध भी हमें समझ में आया हुआ है, आयनिक बंध भी समझ में आया हुआ है। आप सर समझाना क्या चाह रहे हो, अगर स्टूडेंट ध्यान देना, जैसे मैंने कोई एक आइटम या कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी उसके ऑक्टेट के अंदर, यानी इसके वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। क्या नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और दूसरा है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। दूसरा जो एटम है स्टूडेंट, उसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब क्या होगा, ये वाला लोन पेयर अगर अपना इसके साथ इसको दे दे, बी को दे दे, तो एक तरह से शेयरिंग हुई है। लेकिन ये थोड़ा कंसेप्ट आगे समझ में आएगा, ज्यादा भी शेयरिंग हुई है या आयोनिक बॉन्ड है या क्या है, वो अलग अलग थ्योरी है, वो समझाएगी हमें। लेकिन अभी के लिए हमने अगर बात करें तो इसमें जो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, बोथ इलेक्ट्रॉन किसने दिए, सिंगल एटम ने दिए। सर ये तो दिख रहा है, इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने दिए है। इस प्रकार का जो बॉन्ड बना स्टूडेंट, ये है तो कोवैलेंट जैसा ही शेयरिंग होने के कारण, लेकिन है कैसा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। क्या है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, उपसहसंयोजक बंध है। सर ठीक है, हमें ये पता कैसे चला,
हमें ये पता कैसे चला कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या ऐसा कुछ बॉन्ड होता है, या फिर किस कंपाउंड में कैसे हमें पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है या नहीं है। तो यहां ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट, ऑक्टेट कंप्लीट के आधार पर, जिसके पास लोन पेयर है ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, लेकिन इसके पास क्या है स्टूडेंट, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन लोन पेयर है, और इसके पास ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है और वैलेंस सेल के अंदर ऑर्बिटल भी क्या है, खाली है। तो ये क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या कर देगा, लोन पेयर दे देगा। अब दोनों का अधिकार है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर स्टूडेंट इसका भी अधिकार है, इसका भी पार्टिसिपेशन है, और यहाँ वो ये जो बी एटम है इसका भी अब क्या हो गया, इसके ऊपर इक्वल अधिकार हो गया। अब जिसके कारण ये जो बॉन्ड बना उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सर मोटे तौर पर हमें एक बात समझ आ गई, क्या समझ आ गई, कि यानी किसी भी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड बना सर, किसी भी एटम, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना, इस बॉन्ड के अंदर हमेशा ही, किसी भी सिंगल बॉन्ड के अंदर हमेशा ही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इक्वली, अगर एक इसका आया तो वो तो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में स्टूडेंट दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के द्वारा आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये वाला जो बॉन्ड हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो सर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में हमें कैसे पता चला, तो इसके बारे में वर्नर ने, अल्फ्रेड वर्नर जो है वो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोला जाता है स्टूडेंट, उन्होंने हमें इसके बारे में बात करी थी, बात बहुत से इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खोज की थी। अल्फ्रेड वर्नर, स्टूडेंट कौन, अल्फ्रेड वर्नर ने, इनके बारे में भी पढ़ेंगे अपने, फादर ऑफ क्या है स्टूडेंट, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर ये क्या होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट, यानी ऐसी कोई केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, यानी केमिस्ट्री की एक शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी सर उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करेंगे, जिस ब्रांच के अंदर, किसकी ब्रांच है स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ब्रांच है, उस केमिस्ट्री की ब्रांच में ये जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी, सर स्टडी किसकी करेंगे, स्टडी किसकी करेंगे, या तो इसकी स्ट्रक्चर की करेंगे स्टूडेंट, या तो इसकी संरचना की करेंगे, या फिर हम इसके क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज की करेंगे स्टूडेंट। सर ये तो ठीक है, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है सर, सर हमें समझ में आ गई, भी सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री की कोई और इसके स्टूडेंट फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे बोला जाता है, अल्फ्रेड वर्नर को। क्यों, यानी उपसहसंयोजक यौगिक के पिता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनको इसलिए कहा जाता है, इन्होंने सबसे ज्यादा, सबसे पहले भी और सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में सर्च किया, और रिसर्च करके बहुत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्होंने बनाए थे। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। तो सर हम किसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप किसे कहोगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप किसे कहोगे। सर मैं बताऊं, बताइए स्टूडेंट आप बताइए। सर आप ऐसे कंपाउंड के बारे में बात कर लीजिए जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट, यही तो डेफिनेशन होगी, यानी कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड होगा, यौगिक होगा स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, कोई भी एक ऐसा यौगिक होगा जिसके अंदर क्या पाया जाएगा स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध पाया जाएगा। सर ये उपसहसंयोजक बंध है क्या, अभी तो बात हुई स्टूडेंट, यानी जब कोई एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दे, यानी दोनों के बीच में शेयरिंग हो जाए, लेकिन इन शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन सिर्फ एक ही एटम का हो, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन देता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर होता है, वो क्या होता है, दाता परमाणु होता है स्टूडेंट, और जो लेता है वो ग्राही होता है, एक्सेप्टर होता है स्टूडेंट, क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। ये ग्राही, और ग्राही इसको क्या, किस से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, एरो लगा करके, इसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, एरो लगा करके किया जाता है, और इस एरो में यहां पर
यहाँ जो प्रेजेंट होगा स्टूडेंट वो दाता परमाणु होगा, यहाँ दाता होगा और यहाँ क्या होगा, ग्राही होगा, यहाँ डोनर होगा, यहाँ एक्सेप्टर होगा। ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो तो अब यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट, जो दाता होगा वो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या लोन पेयर वाला हो सकता है, या कोई मोलिक्यूल भी हो सकता है स्टूडेंट। क्या हो सकता है, मोलिक्यूल। अब वो मोलिक्यूल होगा स्टूडेंट तो वो लोन पेयर रखेगा। तो ये बात आपको समझ में आई क्या, कि यहाँ जो देने वाला, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने वाला होगा स्टूडेंट, वो मोलिक्यूल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी हो सकता है, यानी एटम या फिर आयन या फिर क्या स्टूडेंट, मोलिक्यूल हो सकता है। अच्छा, देगा किसको, ग्राही को। अब एक्सेप्टर जो होगा, ध्यान देना स्टूडेंट, जो एक्सेप्टर होगा वो मेटल होगा, ऑलवेज मेटल होगा स्टूडेंट, और मेटल तो कभी नेगेटिव बनाता ही नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो, या तो मेटल मेटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में होगा, या क्या होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो ये आपके बात समझ में आई कि यहाँ जो बी होगा वो ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट, मेटल होगा, और ये मेटल क्या हो सकता है, या तो एटम फॉर्म में हो सकता है, या क्या हो सकता है स्टूडेंट, पॉजिटिव फॉर्म में। और ये जो होगा स्टूडेंट, जो डोनर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और मोलिक्यूल यानी न्यूट्रल भी हो सकता है, जिनको आगे चल करके हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, लिगेंड नाम देंगे। क्या देंगे, लिगेंड के बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा सर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। अगर आप, मैं इसको डेफिनेशन इसके अंदर इस दाता परमाणु और ग्राही के बीच में के रूप में लिखना चाहूँ तो स्टूडेंट ध्यान से दीजिएगा, वे यौगिक यानी जो कंपाउंड स्टूडेंट, यानी क्या, कंपाउंड, जिनके अंदर क्या होता है, ये वे कंपाउंड जिनके अंदर क्या होता है, कोई भी एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है, जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, जो सेंटर में उपस्थित स्टूडेंट मेटल है या एटम है, मेटल एटम है या मेटल आयन है, उसको क्या करेगा, उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाएगा उसके साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी आप क्या बोलोगे, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यानी सर एक बात बोलो ना, आयन हो सकता है बिल्कुल, या एटम फॉर्म में हो सकता है स्टूडेंट, या फिर वो क्या हो सकता है, मोलिक्यूल रूप में हो सकता है। वो क्या करे, एक दूसरे मेटल के साथ, वो मेटल क्या हो सकता है स्टूडेंट, मेटल फॉर्म में हो सकता है या आयन के रूप में, यानी आयन, एटम या मॉलिक्यूल मेटल के साथ, यानी ये स्टूडेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा अगर जुड़ रहा है तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ जो डोनर होगा स्टूडेंट, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, और आयन भी। और ये क्या होगा स्टूडेंट, मेटल हो सकता है एटॉमिक फॉर्म में या आयोनिक फॉर्म में। तो ये हो गए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। सर, इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देख लेते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना टॉपिक है स्टूडेंट। सबसे बात पहले करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। उपसंयोजन रसायन की बात करें तो उपसंयोजन रसायन क्या होता है स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसंयोजक यौगिकों की संरचना व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उपसंयोजन रसायन कहलाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है सर, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और अगर यहाँ स्टूडेंट अगर बात करना चाहें अपने कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो जाएगा एल्फ्रेड वर्नर। क्या हो जाएगा, एल्फ्रेड वर्नर हो जाएगा स्टूडेंट, एल्फ्रेड वर्नर, एल्फ्रेड वर्नर नाम याद भी हो गया होगा स्टूडेंट आपके, एल्फ्रेड वर्नर फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो वे यौगिक स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वे यौगिक जिनमें कोई परमाणु, अणु या आयन, अभी बात हो चुकी है मॉलिक्यूल या एटम या आयन, किसी धातु परमाणु भी हो सकता है या आयन,
के साथ क्या करे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, तो वैसे यौगिक क्या कहलाएंगे, उपसहसंयोजक यौगिक। दोज कंपाउंड इन विच एनी एटम, मॉलिक्यूल या आयन इज बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल ऑफ मेटल आयन, सेंट्रल मेटल और, स्टूडेंट यहाँ क्या आ जाएगा, सेंट्रल मेटल हो सकता है या सेंट्रल और क्या हो जाएगा, मेटल आयन, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात आपने कर ली भी, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर ली कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसके अंदर क्या करे स्टूडेंट, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या दो दो एटम या दो मॉलिक्यूल सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके क्या बना दे, बॉन्ड बना दे, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट अपने बात थोड़ी सी करते हैं कंपाउंड की। जो कंपाउंड होते हैं ना स्टूडेंट, उसमें एक होता है एडिशन कंपाउंड। क्या होता है स्टूडेंट, एडिशन कंपाउंड, योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक सर, योगात्मक यौगिक आपके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, यानी जो यौगिक का निर्माण कई यौगिकों के मिलने से होता है, एडिशन से होता है, प्लस होने से होता है, ऐड होने से होता है स्टूडेंट। यानी ऐसे कोई कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के मिलने से बनते हैं, ठीक है सर, एडिशन कंपाउंड है। तो लेकिन जब जब बात करते हैं ना एडिशन कंपाउंड की, तो होता क्या है, जैसे कोई भी, मैंने यहां पर क्या किया स्टूडेंट, दो कंपाउंड को मैंने क्या किया, मिक्स किया। हो सकता है ये पानी में मिक्स करें, यानी दोनों कंपाउंड को, या अब यहां जो मिक्स कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये ध्यान देना, जब आप मिक्स कर रहे हो दो से ज्यादा कंपाउंड्स को, तो ये इक्विमोलर होते हैं। क्या होते हैं, इक्विमोलर लेते हैं। अगर समान मोल में लेते हैं, समान मोलरता के लेते हैं, उनके मोल्स क्या होते हैं, यानी उनका जो रेशियो होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है स्टूडेंट। तो जब वो इनको इक्विमोलर में आप इनको मिलाते हो, और मिलाने के बाद वापिस क्या करोगे, जब ये गर्म होंगे, गर्म होकर के वापिस क्रिस्टल बनेंगे, क्रिस्टलीकरण होगा। जब क्रिस्टलीकरण होगा स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, एडिशन कंपाउंड, योगात्मक यौगिक होगा। ठीक है सर, योगात्मक यौगिक यानी दो या दो से ज्यादा। अब ध्यान देना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है मैं इक्विमोलर में मिलाऊं, इक्विमोलर नहीं है मेरे पास। मिलाने के बाद मैंने क्या किया, कंपाउंड इक्विमोलर हो भी सकता है स्टूडेंट, यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी है। नहीं होने के बाद भी मैंने इनको गर्म किया, वापस क्रिस्टलीकरण किया, तो जो कंपाउंड बना वो भी तो क्या होगा, एडिशन कंपाउंड होगा। लेकिन इन दोनों एडिशन कंपाउंड की बातें अलग है स्टूडेंट। कैसे, जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, वहां से आपकी कहानी स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। जैसे मैं दो क्या, मैं कई एग्जांपल बताता हूं जो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। जैसे मैंने ले रहा हूं स्टूडेंट, मैं ले रहा हूं K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O। सर ये तो हमने नाम भी सुन रखा है इसका। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसका नाम होता है पोटाश एलम। अरे सर ये तो फिटकरी होती है, बिल्कुल स्टूडेंट, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। इसके अलावा क्रोम एलम भी होता है स्टूडेंट, जिस उसमें क्या होता है, क्रोम एलम की बात करूं तो K2SO4 डॉट Cr2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O, इसका नाम होता है स्टूडेंट क्रोम एलम। यानी ये भी फिटकरी होती है, लेकिन इस फिटकरी के अंदर क्या होता है, क्रोमियम होता है, और ये पोटास एलम, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम और पोटेशियम होते हैं। इसके अलावा फेरिक एलम भी हो सकता है स्टूडेंट। अगर मैं फेरिक एलम की बात करूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4 की ट्वाइस SO4 डॉट Fe2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O। तो सर ये तो एक जैसे हैं। तो है ही तो स्टूडेंट एक जैसे ही, क्यों होंगे, क्योंकि ये है तो क्या, एलम ही तो है, फिटकरी तो है ये स्टूडेंट। ये क्रोमियम के कारण होगी स्टूडेंट, और ये क्या होगी, आयरन के कारण होगी, इसलिए फेरिक एलम बोल दिया। सर एक हम प्रैक्टिकल में भी तो पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हो स्टूडेंट, जिसका आपने सूत्र आपको अच्छी तरह याद होगा, फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट।
NH4 की ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। यहाँ ध्यान देना क्रिस्टलाइन जो वाटर है स्टूडेंट वो क्या है 6H2O। बिल्कुल सर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर जब आप इनके बारे में पढ़ते हो स्टूडेंट तो इसका नाम भी बता दीजिए। सर इसका नाम मोर सॉल्ट होता है। बिल्कुल मोर सॉल्ट, नाम सुना होगा अच्छी तरह, मोर लवण, बिल्कुल सुना है सर। आप ध्यान देना स्टूडेंट, मैं जो बात करने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इन कंपाउंड्स की ध्यान से देखूं इन कंपाउंड्स को, तो इन कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड है। बिल्कुल है सर, यहाँ K2SO4 अपने आप में कंपाउंड है, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, सारे क्या है अपने आप में कंपाउंड है। अमोनियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, जल हो गया, ये कंपाउंड है। ये ध्यान दोगे तो एक इक्विमोलर इनका रेशियो है। बिल्कुल ये एक है सर, इसका भी एक मोल है, इसका एक मोल है, इसका एक मोल है, इसका एक मोल है, एक मोल। सर ये तो समान मोल में मिले हुए हैं, बिल्कुल इक्विमोलर है। और अगर मैं, ये तो क्या है सॉलिड फॉर्म में स्टूडेंट, ये कौन से सारी, कौन से, फिटकरी क्या होती है सॉलिड फॉर्म में होती है स्टूडेंट, मोर सॉल्ट भी क्या होता है। अब हम बात करें, अगर मैं इनको जलीय विलयन में घोल दूं, अगर मैं इसके अंदर क्या करूं स्टूडेंट, जलीय विलयन बना दूं, एक्वस सॉल्यूशन बना दूं, तो सर बनाइए। अगर मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दूं स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन बनाऊं, तो अगर इस कंपाउंड मोर सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि Fe+2 आयन भी आ रहा है उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन में, अमोनियम आयन भी आ रहा है उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और सल्फेट वो भी आ रहा है स्टूडेंट इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और H2O भी इसके अंदर है ही, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो। अरे सर, यानी ये सारे जितने इसके अंदर आयन है, हाँ स्टूडेंट, Fe जो आयन है, सल्फेट जो आयन है, अमोनियम आयन है, सल्फेट है, ये सारे आयन अपने आयनों में टूट जाएंगे। यानी इसके अंदर जितने आयन है वो अपने विभक्त हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। बिल्कुल सर ये डिसोशिएट हो गए, समझ में आ गई बात है। तो ये स्टूडेंट इस प्रकार के सॉल्ट जिनका निर्माण इक्विमोलर कंपाउंड के इक्विमोलर कंसंट्रेशन से होता है, और जब उनको जलीय विलयन बनाया जाता है ना, तो वो अपने आयनों में टूटते हैं। सर आप सीधी सीधी बात कहो ना, क्या कहूं स्टूडेंट, कि ये सॉलिड फॉर्म में तो इनका क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म ठोस अवस्था के अंदर तो क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व होता है स्टूडेंट। बिल्कुल सर ये आपकी बात समझ में आ गई कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये कंपाउंड होगा। कैसे कंपाउंड का मतलब K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इस रूप में होगा स्टूडेंट। लेकिन जैसे ही मैं इसको द्रव अवस्था के अंदर, या मैं बात करूं विलयन बना दूं, विलयन बनाते ही जब ये द्रव अवस्था में आ जाएंगे तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं स्टूडेंट। अगर ये बात करूं तो ये सॉलिड फॉर्म में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में क्या नहीं करते हैं स्टूडेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड बोल दो या ऐसे सॉल्यूशन बोल दो, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट द्विक लवण, डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इनको, डबल सॉल्ट, डबल, या कई जगह आपको मिल जाएगा डबलेट सॉल्ट, द्विक लवण बोलते हैं स्टूडेंट। वे विलियन या वे यौगिक जो क्या होते हैं, वे यौगिक स्टूडेंट जो क्या होते हैं आपके सॉलिड फॉर्म में उनका एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन वो क्या हो जाएंगे जलीय विलयन में वो अपने सारे आयनों में विभक्त हो जाएंगे। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऐसे यौगिक को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो द्विकलवण बोलेंगे। अच्छा ये योगात्मक यौगिक है क्या, बिल्कुल सर आपने यही तो बात करी थी, एडिशनल कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड की बात ही तो चल रही थी। एडिशन कंपाउंड में एक हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका डबलेट सोल्ट या द्विक लवण बोलते हैं इसको, डबल सोल्ट हो गया। ठोस अवस्था में एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन जब ये लिक्विड फेज में आएंगे तो इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और एक बात मजेदार हमने देख रखी है, इसके अंदर जब ये जलीय विलयन में आएंगे स्टूडेंट, जब ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो अपने सारे आयनों का, ऑल आयन का टेस्ट देंगे स्टूडेंट, ऑल आयन टेस्ट देते हैं स्टूडेंट, सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। तो ये भी आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये अपने सभी आयनों का क्या करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट देते हैं।
तो सर ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन एक बात और देखना स्टूडेंट, इसके अंदर अगर आप बात करोगे कि बॉन्ड कौन सा पाया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट यहां देखोगे कि आयन फॉर्म में कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव आयन है, तो इसके अंदर मेनली कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? इन एडिशन कंपाउंड में इस टाइप के क्या पाया जाता है स्टूडेंट? आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है सर, आयनिक बॉन्ड हमारे समझ में आया हुआ है, दो आयनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। तो ये आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट इनके अंदर। इनके अंदर क्या होगा स्टूडेंट? आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सारे आयनों का अपना टेस्ट देंगे, सॉलिड फॉर्म में इनका एग्जिस्टेंस होगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब एक और बात करो स्टूडेंट, जब ये आयोनिक बॉन्ड है, सभी आयनों का टेस्ट देते हैं, यानी ऑल आयंस प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। सर ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर सभी आयन आएंगे। तो अब एक बात और है, यानी इसके अंदर जो आयन पाए जाते हैं स्टूडेंट, डबल सॉल्ट के अंदर, डबल सॉल्ट के अंदर स्टूडेंट जो आयन पाए जाते हैं वो सिंपल होते हैं। सिंपल बोले तो यानी सर एक ही प्रकार के आयन होते हैं, एक ही प्रकार के आयन होते हैं। वो कौन से होते हैं? सिंपल आयन होते हैं स्टूडेंट। जैसे के प्लस हो गया, यहाँ हमने बात करी कि के प्लस Fe+2 हो गया, अमोनियम हो गया, सल्फेट हो गया। ठीक है सर, ये हमारे समझ में आ गया कि ये होता क्या है। एग्जाम्पल भी सर हमारे याद हो गए। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आप ध्यान दोगे कि पोटाश एलम है, मोर सॉल्ट आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह में पढ़ते हैं। क्रोम एलम में K2SO4 के साथ क्या आ गया स्टूडेंट? क्रोमियम सल्फेट आ गया। अमोनियम सल्फेट के साथ क्या आ गया स्टूडेंट? फेरिक सल्फेट आ गया, तो फेरिक एलम हो गया। तो सर ये डबलेट सोल्ट है। और भी कुछ सोल्ट होते हैं क्या? सोल्ट की बात नहीं करेंगे स्टूडेंट, हम बात करेंगे, बात चल रही है हमारी एडिशन कंपाउंड की। बात चल रही है हमारी एडिशन कंपाउंड की। एडिशन कंपाउंड में एक हो गया स्टूडेंट हमारे पास डबलेट सोल्ट। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा होगा स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? संकुल लवण स्टूडेंट। इसका दूसरा नाम, अब ये एक और ध्यान रखना स्टूडेंट, इनके कई नाम है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोल सकते हो, संकुल लवण बोल दिया, उपसहसंयोजक यौगिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? उपसहसंयोजक यौगिक भी बोल सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हो स्टूडेंट इनको। तो ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट भी बोल सकते हो, उपसहसंयोजक लवण भी बोल सकते हो। तो यहां बात करते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो एडिशन कंपाउंड तो है स्टूडेंट, ये एडिशन कंपाउंड तो है। अब एडिशन कंपाउंड में एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या लिया स्टूडेंट? FeCN2, फेरस साइनाइड लिया स्टूडेंट, और मैंने क्या लिया? KCN लिया। सर आप ले सकते हो, लीजिए सर, हम मना नहीं करेंगे। और अगर मैं इनका वापस वही दोनों को मिलाया, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या किया स्टूडेंट? मैंने इनको मिलाया। यहां अब आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां मैंने इक्विमोलर नहीं लिया है, वहां उनके मोल इक्वल लिए थे स्टूडेंट। द्विक लवण के अंदर मोल इक्वल लिए थे, यहां मैंने इक्विमोलर नहीं लिया है। मोल क्या है? इक्वल मोल हो भी सकते हैं, लेकिन हो जरूरी नहीं है। तो इक्विमोलर होना जरूरी नहीं है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन लेकर के मैंने इसको गर्म किया, गर्म करके जब मैं क्रिस्टलीकरण करवाया, क्रिस्टलीकरण करवाने के बाद स्टूडेंट मेरे पास ये वाला कंपाउंड प्राप्त हुआ। ये वाला स्टूडेंट कंपाउंड प्राप्त हुआ, जिसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या होता है स्टूडेंट? पोटेशियम फेरो पोटेशियम फेरो साइनाइड। सर ये तो लिखा भी आपने अलग तरीके से है, यही तो बात करनी है स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें, कि यहां ध्यान दीजिएगा, ये भी तो सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये संकुल लवण है। यानी अगर आप ऐसा एडिशन कंपाउंड जो इक्विमोलर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, इक्विमोलर होना जरूरी नहीं है। अब ध्यान देना, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में इसका अस्तित्व होता है।
तो ठीक है सर, उसका भी तो था, लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां जलीय विलयन बनाओ इसका। अब मैं इसका जलीय विलयन बनाऊंगा स्टूडेंट। अगर मैं इसका जलीय विलयन बनाऊं स्टूडेंट, यानी जैसे K4FeCN6 ये जो कंपाउंड बना है, इसका मैं अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, तो ये मुझे 4 तो K प्लस आयन का टेस्ट देगा। लेकिन दूसरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में Fe+2 या Fe+3 आ रहा है तो बिल्कुल ही गलत आ रहा है स्टूडेंट। ये Fe आयन का टेस्ट, आयरन के आयन का टेस्ट नहीं देगा स्टूडेंट। अरे सर, ये तो फिर अलग बात हो गई ना। यही तो हम बात करने वाले हैं कि इसके जलीय विलयन में भी क्या होता है, इसका एग्जिस्टेंस होता है स्टूडेंट। एग्जिस्ट करते हैं ये जलीय विलयन में, सारे आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। ऑल आयंस का क्या होता है स्टूडेंट, ऑल आयन टेस्ट नहीं देते हैं। ध्यान देना कि ये सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं। इसमें दो प्रकार के आयन बन गए स्टूडेंट, दो प्रकार के आयन बन गए। सर हमें तो दिख तो रहा है, लेकिन इनको हम बोलेंगे क्या? दो प्रकार के आयन है, टू टाइप के आयन है स्टूडेंट। एक तो हो गया सिंपल आयन, एक तो हो गया इसमें सिंपल आयन। ये बोलते हैं स्टूडेंट इसको कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन बोलते हैं स्टूडेंट। ये हो गया जटिल आयन, जिसमें कई एटम आपस में या ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक आयन के रूप में प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, यहां ध्यान देना, जो द्विक लवण की बात कर रहे थे तो वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। यहां हम बात करेंगे स्टूडेंट कि ये वाले जो कंपाउंड है वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में होते हैं, और जलीय विलयन भी इनका अस्तित्व होता है। उन द्विक लवण के अंदर क्या हो रहा था स्टूडेंट, सभी आयनों का टेस्ट दे रहे थे, लेकिन यहाँ सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं स्टूडेंट। उसमें सिंपल प्रकार के आयन बन रहे थे, लेकिन यहाँ सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स आयन भी बनता है स्टूडेंट। सारे आयनों का टेस्ट ये नहीं देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। तो इस प्रकार के लवण को, एडिशन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस प्रकार का जो एडिशन कंपाउंड है, जो दो जल में घुलने पर बनता है, यानी सॉरी, जो जल में घुलने पर अपने सारे आयनों का टेस्ट नहीं देता है, यानी डिजोल्व नहीं होता है, क्या कहलाता है? संकुल लवण। क्या कहलाता है स्टूडेंट? संकुल लवण कहलाता है, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहलाता है। तो ये हमने बात करी स्टूडेंट। जैसे और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे मैंने ले लिया ये वाला स्टूडेंट, ये भी तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। मैंने स्टूडेंट ले लिया ये वाला कंपाउंड ले लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में तो सारी स्टडी करनी है स्टूडेंट इस चैप्टर में। तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि जो एडिशन कंपाउंड होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने पूरे अच्छी तरह आपके नोट्स के रूप में बता दिया कि डबलेट सॉल्ट या संकुल लवण क्या होता है। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में घोलने पर अपने समस्त आयनों में विभक्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे ये है, इसका जब जैसे एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो सारे आयनों का टेस्ट देंगे स्टूडेंट। ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में घोलने पर समस्त आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? संकुल लवण या कोऑर्डिनेशन के दूसरे नाम के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। ये केवल ठोस अवस्था में, ध्यान देना स्टूडेंट, ये केवल सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? सॉलिड और द्रव विलयन अवस्था दोनों में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ये विलयन अवस्था में अपने सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, और ये अपने विलयन अवस्था में सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। अगर और बात करें, इन यौगिकों में धातु क्या होता है स्टूडेंट? बात हुई थी आयोनिक बॉन्ड बनाता है। और इसमें बात करें संकुल यौगिकों में, तो कौन सा बॉन्ड? आयोनिक भी होता है, लेकिन साथ में क्या होता है स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। रासायनिक गुण अपने अवयवी गुणों के समान होते हैं। द्विक लवण में जो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो इसको बनाने में, इस द्विक लवण को बनाने में कंपाउंड या मॉलिक्यूल यूज में हुए हैं, उनको बोलते हैं अवयवी कण। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल उनके समान ही होते हैं, लेकिन इनकी क्या होती है? प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। ये क्या होता है स्टूडेंट? दो सरल लवण समान मोलर अनुपात में, इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर आकर के मिलते हैं, तब ये बनता है। इसमें समान अनुपात हो भी सकता है और नहीं भी।
ये एक ही प्रकार के आयन यानी सरल आयन में वियोजित होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं स्टूडेंट, दो प्रकार के आयन यानी सरल और जटिल आयनों में वियोजित होते हैं। अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं स्टूडेंट, तो आपके ये क्वेश्चन बन सकता है कि डबलेट सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस बताइए। तो आप यहाँ आप कम से कम दो डिफरेंस या कम से कम दो की जगह चार डिफरेंस, अगर आपको ये कंपाउंड समझ में आ गए तो आपके डिफरेंस इतना कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट। डबलेट सॉल्ट की बात हो चुकी है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात हो चुकी है। सच टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड विच डिसोशिएट into all their ions when dissolved in water are called doublet salt. These salt exist only in solid state. These salt gives the test of all their ion in solution state. इसके अलावा in these compounds the metal form ionic bond. The chemical property of these compounds are similar to the property of constituent particle. Two simple salt are mixed in a equimolar proportion. These salt dissociate into only one type of ion, which is simple ion. But in complex salt, such type of addition compound which do not associate in all their ions when dissolved in water called common salt, सॉरी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एग्जांपल की बात कर चुके हैं अपने। these compound or salt exist in both solid and liquid state. These do not give the test of all their ion in solution state. अपने बात करें स्टूडेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन स्टेट। अगर बात करें कि दीज मेनली फॉर्म्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड, यानी मेनली तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, अदर क्या हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर not the same at their constituent particle, may or may not be in the same molar ratio, or these salt dissociate into two types of ion, simple और complex। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि क्या होते हैं डबलेट सॉल्ट और क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। ये सारी कहानी मैंने आपको अच्छी तरह समझाई है। फिर भी कोई आपको क्वेरी है यानी आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा स्टूडेंट। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे स्टूडेंट वर्नर थ्योरी। थैंक यू स्टूडेंट।